हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। तो आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते होंगे कि जो भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स इस एक्ट से बोरो किए गए हैं। तो एक तरह से इस एक्ट को बेस बनाकर ही इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फ्रेम किया गया है। तो देखते हैं कि क्या-क्या प्रोविजंस थे इस एक्ट में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक्ट अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे चल कर के इसी एक्ट के थ्रू, इसी एक्ट के ही पॉइंट्स को आधार बना करके भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया जाएगा। तो इनके पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका एक फर्स्ट पॉइंट जो है वो ऑल इंडिया फेडरेशन। तो इस एक्ट के थ्रू ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी। उसमें ये कहा गया था कि प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स को कंबाइन करके एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। हालांकि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, ये इट नेवर केम इनटू बीइंग, लेकिन ये बात इस एक्ट में रखी गई थी। डिवीजन ऑफ लेजिस्लेचर पावर की भी बात की गई कि जो लेजिस्लेटिव पावर हैं उनको भी डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे फेडरल लिस्ट होती थी, प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल लिस्ट होती थी, कंकरेंट लिस्ट जो कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल दोनों ही लेवल पे हैंडल की जाती थी। और रेसिड्यूरी पावर थी, जो जो आइटम्स किसी भी जो भी डिपार्टमेंट्स थे जो किसी भी इन तीनों लिस्ट में नहीं आते थे, उनको बाद में वाइसरॉय के अंडर में रखा जाता था। तो ये रेसिड्यूरी पावर्स होती थी वाइसरॉय की। तो फेडरल लिस्ट के अंडर में 59 आइटम्स आते थे, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स थे, कंकरेंट लिस्ट में 36, और जो रेसिड्यूरी पावर्स थी वो वाइसरॉय के अंडर में आती थी अल्टीमेटली। फेडरेशन नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस एज प्रिंसली स्टेट्स डिनाइड टू ज्वाइन इट। ये बात कही गई थी कि फेडरेशन सिस्टम इस्टेब्लिश होगा, कुछ कंडीशंस रखी गई थी प्रिंसली स्टेट्स के सामने, लेकिन प्रिंसली स्टेट ने उन कंडीशन को मानने से मना कर दिया था। उन्होंने डिनाई कर दिया था कि वो इस फेडरेशन का पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनकी जो ऑटोनॉमी थी, उनकी जो पावर थी, वो भी छिन जाती। और इसके साथ ही आज सेंट्रल लेवल पे डार्की सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई। इससे प्रीवियस एक्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या था कि प्रोविंशियल लेवल पे डार्की सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इस एक्ट के थ्रू प्रोविंसेस में डार्की सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाता है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया सेंटर में। तो यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट होंगे, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होते थे उसमें जो गवर्नर जनरल होता था उनका पावर होता था। तो उस तरह से बिना मिनिस्टर के कंसल्ट किए रिजर्व सब्जेक्ट्स में गवर्नर जनरल कोई भी लॉ बना सकता था, लेकिन ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता था। हालांकि जो लॉ होता था वो गवर्नर जनरल ही बनाता था, लेकिन यहाँ पे वो मिनिस्टर से कंसल्ट करता था, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती थी टू द लेजिस्लेचर। तो ये डिफरेंस था रिजर्व सब्जेक्ट्स में एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। तो रिजर्व सब्जेक्ट जो होते थे वो हमेशा ही जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते थे वो रिजर्व के अंडर में आते थे, जिस पे गवर्नर जनरल का कंट्रोल होता है, और जो अदर सब्जेक्ट्स होते थे उनको ट्रांसफ़र में रखा गया था। और इस एक्ट में काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में इस्टेब्लिश हुआ था। एक काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करती थी, लेकिन काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश करने के बाद एक टीम ऑफ एडवाइज़र्स बनाया जाता है। एडवाइज़र्स की टीम बनाई जाती है जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करती है। तो इस तरह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी जो फंक्शन था वो कंटिन्यू रहता है। तो इस एक्ट में राइट टू वोट की भी बात की गई थी, राइट ऑफ वोट। इट वाज एक्सटेंडेड टू 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो पहले राइट टू वोट दिया गया था एक्ट ऑफ 1919 में, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड था। मतलब ये प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन स्टेटस के बेसिस पे डिफाइन किया जाता था, लेकिन यहाँ पे इसको बढ़ा के 10% कर दिया गया था ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इसके साथ भी और भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कही गई थी। तो बेसिकली इसका जो काम होता था वो था टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस्टेब्लिश किया जाता है, और उसके साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई, और प्लस सेंट्रल लेवल पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया जाना था, और प्रोविंशियल लेवल पे
प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था कि फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश होगा जिसमें कि एक चीफ जस्टिस होंगे और नॉट मोर देन 6 जजेस, मतलब 6 जजेस होंगे मैक्सिमम। तो फाइनली इसको जाके 1937 में इस्टेब्लिश किया जाता है, मतलब जो हमारा आज सुप्रीम कोर्ट है उसका इस्टेब्लिशमेंट 1937 में हुआ था। बाईकैमरलिज्म इन प्रोविंसेस, तो अभी तक हमने पिछले एक्ट में पढ़ा था कि 1919 वाले में कि सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो सेंट्रल लेवल पे बाईकैमरलिज्म की बात कही गई थी, लेकिन अब इसे प्रोविंसेस में भी इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई थी। तो आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें थी कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो इसमें जैसे सेंटर में होता था कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी जो कि अपर हाउस होता था और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी लोअर हाउस। तो इस तरह से प्रोविंसेस में भी बाईकैमरलिज्म सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई। और इन प्रोविंसेस में जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें प्रिंसली स्टेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। प्रिंसली स्टेट्स भी रिप्रेजेंट किए जाएंगे, लेकिन वो होंगे ना थ्रू नॉमिनेशन, मतलब ये इलेक्शन के थ्रू नहीं आएंगे, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे जो कि प्रिंसली स्टेट्स से एक एक मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे। तो इस तरह से हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।